हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राहुल चौधरी कसना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़ लेकर चल रहे थे और अपना चैप्टर था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश लगभग अपने कंप्लीट भौतिक प्रदेशों पे 4 भौतिक प्रदेशों पर प्रोफेसर आमलोचन सिंह ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया था और चारों भौतिक प्रदेशों को उत्पत्ति के अनुसार अपन पढ़ रहे थे। सबसे पहले जो प्राचीनतम या सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी मध्य अरावली प्रदेश, दूसरे नंबर पे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तीसरे नंबर पे हमने देखा था पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथे नंबर पे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और अपना अंतिम भौतिक प्रदेश चल रहा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो यूट्यूब चैनल पे जाएं और साथ ही साथ पासवर्ड में बेल आइकन है उसको प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वहां पर प्लेलिस्ट बनी है और प्लेलिस्ट में राजस्थान के भौतिक प्रदेश के जितने भी लेक्चर हैं वो आपको वहां पर उपलब्ध रहेंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज अपना लेक्चर में रहेगा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप। जो प्रत्येक एग्जाम में बालू का स्तूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बालू का स्तूप, कौन कौन से बालू का स्तूप के प्रकार होते हैं, क्वेश्चन तो ये अक्सर पूछा जाता है कि बालू का स्तूप का कौन सा प्रकार है या नहीं। दूसरा एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बालू का स्तूप कहां पाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में यहां पर देखने को मिलते हैं। अभी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ, ठीक, लेवल का एग्जाम हुआ और बहुत सारे अन्य एग्जाम है आरपीएसटी और अध्ययन सेवा चयन बोर्ड के, जहां बालू का स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये लेक्चर यदि आपने कंप्लीट देख लिया तो इसके बाद बालू का स्तूप का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। आज अपना टॉपिक है बालू का स्तूप, बालू का स्तूपों के प्रकार, बालू का स्तूपों के प्रकार। तो आज का अपना लेक्चर रहने वाला है बालू का स्तूपों के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, पहले तो बालू का स्तूप क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। स्तूप का मतलब होता है टीला। स्तूप का मतलब क्या होता है? टीला। और किसका टीला? बालू मिट्टी का टीला, रेतीली मिट्टी का टीला। और जो रेतीली मिट्टी का टीला होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? बालू का स्तूप बोलते हैं। जो रेतीली मिट्टी का टीला है उसे बोलते हैं बालू का स्तूप। तो यह आपका क्या है? बालू का स्तूप। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बड़े बड़े रेतीले टीले आपको टीले दिखाई देते हैं, उन्हीं को अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप कहा जाता है। तो रेतीली मिट्टी का जो टीला होता है उसे क्या कहते हैं अपन? बालू का स्तूप कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार है या नहीं। तो बालू का स्तूप के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको एक बार अपन देख लेते हैं। तो देखिए, बालू का स्तूप के प्रकार में सबसे पहला होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को अन्य कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो इसी को समकोणीय बालू का स्तूप कहा जाता है, इसी को ऊर्ध्वाधर बालू का स्तूप कहा जाता है, इसी को लंबवत बालू का स्तूप कहा जाता है, या इसी का नाम अवरोधी और अवशिष्ट बालू का स्तूप भी मिलता है। आगे जाके डिटेल से देखेंगे। तो एक हो गया आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। दूसरा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य को और किस नाम से जानते हैं? तो अनुदैर्ध्य को अपन रेखीय बोलते हैं, समानांतर बोलते हैं, या इसी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पवनानुवर्ती, पवन का जो अनुसरण करता है, सीप इत्यादि नामों से जाना जाता है। तीसरा जो बालू का स्तूप का प्रकार देखने को मिलता है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, बरखान। बरखान, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, आपने नाम सुना होगा, डिटेल से देखेंगे इसको। नेक्स्ट बालू का स्तूप का जो प्रकार होता है उसे बोलते हैं स्टार या तारों का बालू का, स्टार या तारा बालू का स्तूप, स्टार या तारा बालू का स्तूप। उसके बाद अपन जो पढ़ेंगे पैराबोलिक बालू का स्तूप। कौन सा? पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप जिसकी आकृति हेयरपिन के समान होती है। नेक्स्ट अपन जो देखेंगे वो देखें सफर काफीज। कौन सा? सफर काफीज बालू का स्तूप। सफर काफीज बालू का स्तूप। सफर काफीज बालू का स्तूप। तो ये जो मुख्यतः अपन नेटवर्क, एक और बालू का स्तूप का प्रकार मिलता है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप है। तो ये बालू का स्तूप के प्रकार हैं। और एक धरियन होता है, जैसलमेर में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनको स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। तो अपना चैप्टर है बालू का स्तूप के प्रकार, बालू का स्तूप के प्रकार। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पुराने एग्जाम देखो महिला सुपरवाइजर के और अन्य एग्जाम में देखिए डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो बालू का स्तूप के हमने 7 प्रकार देखे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, बरखान, तारा बालू का स्तूप, पैराबोलिक, सफर काफीज और नेटवर्क। ये बालू का स्तूप के प्रकार है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 1 बाय 1 करके एक एक इनको पढ़ेंगे।
तो देखिए पहला अपना रहेगा बालुका स्तूप के प्रकार में, सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ, इसी अनुप्रस्थ को और क्या बोलते हैं, इसी अनुवर्त को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लंबवत बालुका स्तूप, लंबवत। इसी को और क्या बोलते हैं, समकोणीय। क्या बोलते हैं बताओ, समकोणीय। इसी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को और बोलते हैं अवशिष्ट। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट। और किस नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं अवरोधी बालुका स्तूप। क्या बोलते हैं, अवरोधी बालुका स्तूप, अवरोधी बालुका स्तूप। ये एक ही आपको है, ये एक ही प्रकार के बालुका स्तूप, इनके नाम अलग अलग है। एग्जाम में आपको एग्जामिनर अनुप्रस्थ नहीं देके लंबवत दे देता है, या समकोणीय दे देता है, या अवशिष्ट, या अवरोधी, इनमें से कोई सा भी नाम आपको दिया जा सकता है। अब देखिए इन बालुका स्तूप की ये किस प्रकार बनते हैं, ये जो बालुका स्तूप है वो किस प्रकार बनते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए नाम ये अवरोधी, अवरोधी का मतलब है अवरोध, इनके मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है। रुकावट क्या होती है, तो देखिए हमने देखा, मान लीजिए ये आपका पर्वत है, ये आपका क्या बताओ, पर्वत है या पहाड़ियां हैं, ऐसा मान लीजिए पहाड़ियां हैं। अब देखिए ये आपकी क्या है, पहाड़ियां हैं विभिन्न प्रकार की, ये पहाड़ियां होगी आपकी, ये आपकी पहाड़ियां हैं। अब यहां पर पहाड़ियां बनी, जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं आपको, ये 56 की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां बताओ, 56 की पहाड़ियां। और 56 की पहाड़ियां आपको बताया बाड़मेर में, 56 की पहाड़ियां कहां है, बाड़मेर में। तो इनमें मान लीजिए आपकी 56 की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां। अब देखिए मरुस्थल में होता क्या है, मरुस्थल में होता क्या है, वायु के साथ मिट्टी के कण एक स्थान से कहां जाते हैं, दूसरे स्थान पे। तो देखिए ये आपके मिट्टी के कण हैं, ये आपके मिट्टी के क्या है, कण हैं, ये मिट्टी के कण हैं। और ये वायु के साथ, मान लीजिए वायु इस तरफ चल रही है, ये वायु है। जब ये वायु के साथ मिट्टी के कण उठ के वायु के साथ जाएंगे, जब ये वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, वायु के साथ क्या जा रहे हैं बताओ, मिट्टी के कण जा रहे हैं, वायु के साथ क्या जा रहे हैं, मिट्टी के कण। अब वायु पर्वत से टकराएगी, पर्वत या पहाड़ियों से टकराएगी। मान लीजिए ये वायु किससे टकराती है बताओ, ये वायु है, ये पहाड़ियों से टकराती है। जैसे ही वायु पहाड़ियों से टकराएगी तो बताओ वायु के साथ जो मिट्टी के कण होंगे वो कहां आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। क्योंकि वायु तो इधर उधर दाएं बाएं से आपको होता है, पहाड़ियों को बीच में से या दाएं बाएं से निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही वायु किससे टकराती है, पहाड़ियों से टकराती है, तो ये जो मिट्टी के कण हैं, वायु के साथ जो मिट्टी के कण हैं वो कहां आ जाएंगे बताओ, नीचे आके इकट्ठे हो जाएंगे। और वर्षों तक ये क्रिया चली आ रही है, वर्षों तक ये क्रिया चली आ रही है। और आपने देखा होगा दोस्तों, जहां जहां पर पहाड़ियां पाई जाती है, जहां जहां पर पहाड़ियां पाई जाती है, वहां पर आसपास देखना, वहां पर रेतीला टीला भी मिलेगा। उदाहरण देखो पुष्कर की पहाड़ियां, पुष्कर की पहाड़ी में सावित्री माता के मंदिर जाओगे तो वहां रेतीला टीला मिलेगा। आप उदाहरण देख लीजिए, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में देख लीजिए। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे खंडेला की पहाड़ियां सीकर में देख लीजिए, लोहागल और बाबाई की पहाड़ियां झुंझुनू में देख लीजिए, चिड़ियाटुक पहाड़ियां जोधपुर में देख लीजिए। जहां जहां पहाड़ियां हैं वहां पर बालुका स्तूप, रेत का टीला मिलेगा। क्योंकि पहाड़ियों के कारण जैसे ही वायु पहाड़ियों से टकराती है तो बताओ मिट्टी के कण नीचे आके बैठ जाते हैं, और वहां पर वर्षों तक ये क्रिया चलती आ रही है। तो वहां पर एक टीला सा बन जाता है, उसे रेतीला टीला या बालुका स्तूप कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है अवरोध, अवरोध का ना रुकावट, किसकी रुकावट, पहाड़ियों की रुकावट। पहाड़ियों और पर्वत की रुकावट के कारण वहां पर आपको पता है बालू मिट्टी का टीला बन जाता है, बालू का स्तूप बन जाता है। और यहां पर जो बालू का स्तूप बनेगा वो देखिए यहां पे वापस दिखा देते हैं। यहां पे जो बालू का स्तूप बना वो कितने डिग्री एंगल पे बना, तो देख सकते हैं यहां बालू का स्तूप बना वो 90 डिग्री एंगल पे बढ़ा। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री एंगल पे बढ़ा। और 90 के कारण इसे क्या बोलते हैं बताओ, समकोणीय बोलते हैं। 90 डिग्री एंगल पर बढ़ने के कारण इसे क्या कहा जाता है, समकोणीय कहा जाता है। ठीक है, इसे लंबवत कहा जाता है, इसे अनुप्रस्थ कहा जाता है, एक ही नाम है। और पहाड़ियों के कारण बना, अवरोध के कारण, रुकावट कारण, इसलिए अवरोधी कहा जाता है। तो ये समानांतर नाम हो गए, अवरोधी, लंबवत, समकोणीय। क्योंकि पहाड़ियों के समकोण में बनता है तो समकोणीय बोलते हैं, अवरोधी बोलते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि कहां कहां बनता है ये जो अवरोधी बालुका स्तूप कैसे बनता है। तो हमने बता दिया कि बताओ वायु के साथ मिट्टी के कण आते हैं, और यदि वायु के मार्ग में पहाड़ियां और पर्वत आ जाते हैं तो इससे जो बालुका स्तूप बनेंगे पहाड़ियों के नजदीक, वहां कौन से होंगे, अवरोधी बालुका स्तूप होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये कहां कहां पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए ये सीकर में पाए जाते हैं। तो सर सीकर में कहां पाए जाते हैं, तो सीकर में आपको पता है पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। सीकर में कौन सी पहाड़ियां बताओ, खंडेला की पहाड़ियां, जहां से कांतली नदी का उद्गम होता है। देखिए झुंझुनू में कहां पाया जाता है, तो झुंझुनू में आपको पता है लोहारगल की पहाड़ियां, लोहारगल, लोहागल नहीं है, लोहारगल की पहाड़ियां या बाबाई की पहाड़ियां हैं। अजमेर में कहां पाया जाता है, तो पुष्कर की पहाड़ियों में। अजमेर में कहां पाया जाता है,
पुष्कर की पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार यदि आपसे पूछेंगे कि बाड़मेर में कहां पाया जाता है, तो 56 की पहाड़ियों में। बाड़मेर कहां बताओ, बाड़मेर में कौन सी पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, जब जोधपुर में कहां पाया जाता है, तो जोधपुर में चिड़िया टूक की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, चिड़िया टूक की पहाड़ियां। और भी बहुत सारे, लेकिन एक क्लू दे रहा हूं मैं, कोई सी भी पहाड़ी देके पूछ ले कि पुष्कर की पहाड़ियों में, खंडेला की पहाड़ियों में, 56 की पहाड़ियों में कैसे बालू का स्तूप मिलेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलेंगे या अवरोधी बालू का स्तूप मिलेंगे, क्योंकि जहां जहां पहाड़ियां होंगी वहां इसी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे कि पहाड़ियों के अवरोध के कारण जो बालू का स्तूप बनेंगे उन्हें अवरोधी कहा जाता है। कौन कौन से जिलों में, जिले नोट कर ले, एग्जाम यहीं से क्वेश्चन आता है। सीकर, झुंझुनू, अजमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन जिलों में देखने को मिलते हैं। या पहाड़ियां देख के पूछ सकते हैं कि इन पहाड़ियों में कौन से बालू का स्तूप मिलते हैं। तो ये पहला बालू का स्तूप है आपका अनुप्रस्थ, लंबवत, इसी को क्या बोलते हैं, रटना नहीं है, अनुप्रस्थ को क्या बोलते हैं, लंबवत, इसी को क्या बोलते हैं, समकोणीय, अवरोधी या अवशिष्ट बालू का स्तूप बोलते हैं। अवरोधी क्यों बोलते हैं, पहाड़ियों और पर्वत के अवरोध के कारण जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा बालू का स्तूप, दूसरा अपना अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको पवनानुवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पवनानुवर्ती, जो पवन का अनुसरण करता है। इसी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज, इसी को क्षैतिज बालू का स्तूप बोलते हैं। इसी को और किस नाम से जानता है, रेखीय बालू का स्तूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। इसी को और क्या बोलते हैं, समानांतर बालू का स्तूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानांतर बालू का स्तूप। तो देखिए, अनुदैर्ध्य बोल दीजिए या पवनानुवर्ती बोल दीजिए, रेखीय बोल दीजिए, समानांतर बोल दीजिए, क्षैतिज बोल दीजिए। इसी को और बोलते हैं सीप और कटक। क्या बोलते हैं, इसी को सीप और कटक के नाम से भी जाना जाता है, सीप और कटक बालू का स्तूप। तो देखिए, मैंने बहुत सारे नाम बताए। इतने नाम क्यों बताएं आपको दोस्तों, इतने नाम इसलिए बताएं दोस्तों कि आगे जाके आपने मान लीजिए एक नाम पढ़ा अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती, लेकिन उसने एग्जाम में दे दिया रेखीय, क्षैतिज, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, इसलिए मैंने सारे नाम इसके बताए। अब देखिए दोस्तों, पहला कि ये बालू का स्तूप किस प्रकार बनते हैं, तो देखिए नाम से पता चल रहा है पवनानुवर्ती, यानी पवन का अनुसरण करते हैं। जिस दिशा में पवन चलती है, जिस दिशा में क्या चलती है, पवन चलती है, उसी दिशा में क्या बन जाते हैं, बालू का स्तूप बन जाते हैं। जिस दिशा में पवन चलती है उसी दिशा में क्या बन जाते हैं, बताओ, बालू का स्तूप बन जाते हैं। तो वापस देख लेते हैं, नाम से पता चला है पवनानुवर्ती, तो जिस दिशा में क्या चलती है, पवन चलती है, उसी दिशा में क्या बन जाते हैं, बालू का स्तूप बन जाते हैं। यदि पवन उत्तर दिशा में जाती है, मान लीजिए मिट्टी के कण है, ये मिट्टी के कण है, यहाँ पर बालू का स्तूप है। आप जैसलमेर में गए और रात को यहां पे देखा रेत का टीला था, बालू का स्तूप, सुबह देखा ये उठ के यहां चला गया, ये उठ के यहां चला गया, यानी वायु के साथ मिट्टी के कण एक स्थान से कहां चले गए, दूसरे स्थान पे चले गए। ठीक है, तो जिस दिशा में पवन चली उसी, यदि उत्तर में चली तो उत्तर में, दक्षिण में चली तो दक्षिण में, पूर्व में चली तो पूर्व में, पश्चिम में चली तो पश्चिम में, उसी दिशा में बालू का स्तूप ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बताओ, जिस दिशा में पवन चली तो पवन का अनुसरण करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। क्या बोलते हैं, पवनानुवर्ती। तो ये क्यों बनते हैं, तो पवन के कारण जिस दिशा में पवन चलती है उसी दिशा में क्या बन जाते हैं, पवनानुवर्ती, अनुदैर्ध्य। और ये कैसे होते हैं, क्षैतिज होते हैं। देख लीजिए ये किस प्रकार है, ये क्षैतिज है, ये आपका बालू का स्तूप हो गया, ये बालू का स्तूप हो गया। ये रेत के टीले हैं जिन्हें बोलते हैं बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप हो गए। ये भी बालू का स्तूप है, बहुत सारे बालू का स्तूप देखने को मिल रहे हैं आपको यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बालू का स्तूप है। अब देखिए, दो बालू का स्तूप के मध्य दो बालू का स्तूप है, और ये देखिए कैसे है, समानांतर है, समानांतर है। कैसे बताओ, समानांतर, एक ही रेखा में, तो इन्हें क्या बोलते हैं, रेखीय। और ये है क्षैतिज, कैसे बताओ, क्षैतिज, कैसे बताओ, क्षैतिज है। अब देखिए, दो बालू का स्तूप के मध्य, ये बालू का स्तूप की एक चेन है, ये बालू का स्तूप की दूसरी श्रृंखला है, दूसरी चेन है। तो दो बालू का स्तूप के मध्य एक क्या पाई जाती है, बताओ, खाली जगह। दो बालू का स्तूप के मध्य क्या पाई जाती है, खाली जगह पाई जाती है। ये देखिए, ये ऊपर वाले बालू का स्तूप, नीचे, इन दो लाइनों के बीच खाली जगह पाई जाती है। क्या पाई जाती है, खाली जगह पाई जाती है, जिसे बोलते हैं कारवा। क्या बोलते हैं, कारवा, या इसे बोलते हैं कॉरिडोर। क्या बोलते हैं, कॉरिडोर, या इन्हें बोलते हैं घासी। क्या बोलते हैं, घासी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कारवा, कॉरिडोर या गासी, जहां पर देखिए दो रेत के टीले, इनके बीच में खाली जगह होती है, और वहां पर देखा पश्चिम मरुस्थल में आपको होता है रेगिस्तान का जात जिसे ऊंट बोलते हैं, वो और ऊंट गाड़ी उन दो आपको होता है दो बालू का स्तूप के मध्य दो जो बालू का उनके बीच से गुजरती है, यहां से ऊंट गाड़ी या आवागमन के मार्ग के रूप में ये रास्ता प्रयोग में किया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं कारवा, कॉरिडोर या गासी। तो कारवा क्या होता है, कॉरिडोर क्या होता है, गासी क्या होता है, तो वह दो बालू का स्तूपों की श्रृंखला के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे बोलते हैं कारवा, कॉरिडोर या गासी कहा जाता है। और कौन से बालू का स्तूप के मध्य देखने को मिलता है, ये अनुदैर्ध्य, ये पवनानुवर्ती, ये क्षैतिज बालू का स्तूप के मध्य देखने को मिलता है। अब ये बालू का स्तूप कहां कहां पाए जाते हैं, ये बालू का स्तूप कहां कहां पाए जाते हैं, तो ये जो बालू का स्तूप है ये कहां कहां, तो जोधपुर में, जैसलमेर में और बाड़मेर में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देखा कि पवन की जिस दिशा में पवन चलती है उसी दिशा में जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें बोलते हैं पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट, तीसरा बालू का स्तूप जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो है बरखान। कौन सा बताओ, बरखान, एग्जाम में कई बार पूछा गया बरखान। बरखान इसी को बोलते हैं बरछान, बरछान भी बोलते हैं, बरखान या बरछान, और इसकी आकृति होती है अर्धचंद्राकार, इसलिए इन्हें बोलते हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। तो आपसे कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर, कि बरखान क्या है, बरखान क्या है, तो बरखान क्या है, एक बालू का स्तूप है। बरखान क्या है कि बालू का स्तूप है, किस प्रकार का है, अर्धचंद्राकार है। कैसे बताओ, अर्धचंद्राकार है, ठीक है। अब देखिए जितने भी बालू का स्तूप है उनमें सर्वाधिक तेज गति, यानी सबसे ज्यादा तेज गति कौन से बालू का स्तूप की होती है, तो बरखान की, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से स्थानांतरित हो जाते हैं। तो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, पहली विशेषता सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। ये रात को आपने यहां पे देखा, सुबह दूसरी जगह पे मिलेंगे आपको, तो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, यानी ये जल्दी से अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जब आपको होता है एक स्थान से जल्दी से दूसरे स्थान पर चले गए तो मरुस्थल बढ़ेगा या घटेगा, जब आज यहां तक कल वहां पहुंच गया तो मरुस्थल तो बढ़ेगा, और मरुस्थल बढ़ेगा तो मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार कौन से बालू का स्तूप है, क्योंकि इनकी गति तेज है, तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो ये मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार है। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार बालू का स्तूप है। तो मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार बालू का स्तूप कौन सा है, बरखान बालू का स्तूप है। सर्वाधिक गतिशील कौन से है, बरखान है। इससे खड़ी फसल को नष्ट कर देते हैं, इनकी गति बहुत तेज होती है, तो बताओ तेज गति के साथ मिट्टी जाएगी तो बताओ खड़ी फसल को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। तो फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले बालू का स्तूप है, फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले बालू का स्तूप है। तो फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले कौन से बालू का स्तूप है, तो आपका आंसर होगा बरखान। कौन सा बताओ, बरखान बालू का स्तूप है। अब देखिए यदि हम बात करें बरखान बालू का स्तूप, जो ये बरखान बालू का स्तूप है ये कहां मिलता है, तो मुख्यतः गग्गर बेसिन में मिलता है। मुख्यतः कौन से, गग्गर बेसिन में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, ये मुख्य रूप से कहां मिलता है, गग्गर बेसिन। आपको पता है गंगानगर और हनुमानगढ़ में एक नदी बहती है, राजस्थान के दो जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ में, गग्गर नदी, ठीक है। और ये जो गग्गर बेसिन है, तो गग्गर बेसिन में आपको पता है गग्गर नदी के किनारे दो शहर है, अनूपगढ़ और सूरतगढ़, अनूपगढ़ और सूरतगढ़, और अनूपगढ़ और सूरतगढ़। अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में कौन से बालू का स्तूप है, बरखान। तो अनूपगढ़ और सूरतगढ़ किस नदी के किनारे हैं, गग्गर नदी के किनारे हैं, इसलिए गग्गर बेसिन में कौन से बालू का स्तूप मिलते हैं, बरखान। ये क्वेश्चन पूछा गया है एलडीसी में। तो गग्गर बेसिन में कौन से बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, तो आंसर होगा बरखान में देखने को मिलते हैं। फसल को सर्वाधिक नुकसान कौन से बालू का स्तूप पहुंचाते हैं, बरखान। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन से हैं, बरखान, क्योंकि इनकी गति क्या होती है, तेज, और ये बहुत कम समय में एक स्थान से कहां चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब देखिए ये बालू का स्तूप कहां कहां देखने को मिलते हैं, ये बालू का स्तूप कहां कहां देखने को मिलते हैं। तो ये जो बालू का स्तूप है ये देखिए, एक तो हमने देखा सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में देखने को मिलते हैं, यानी गग्गर बेसिन बोल दो या जिला है गंगानगर। सूरतगढ़ अनूपगढ़ कहां पड़ते हैं, गंगानगर में देखने को मिलते हैं। ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इन स्थानों को याद रखें कहां कहां देखने को मिलते हैं। एक देशनौक और लोणकरणसर, देशनौक और लोणकरणसर में, लोणकरणसर आपको होता है खारे पानी की झील है बीकानेर में, तो देशनौक करणी माता वाला, तो ये देशनौक और लोणकरणसर
यहां पर भी मिलते हैं बीकानेर में। और कहां मिलते हैं? भालेरी। भालेरी कहां बताओ? चूरू में। जहां खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का संयंत्र है, भालेरी कहां है? चूरू में। और कहां देखने को मिलते हैं? तो ओसियां। ओसियां कहां बताओ? जोधपुर में। ओसियां कहां बताओ? जोधपुर में। और शेखावटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? शेखावटी क्षेत्र में भी ये देखने को मिलते हैं। कौन से क्षेत्र में? शेखावटी क्षेत्र में भी ये देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा शेखावटी क्षेत्र। क्वेश्चन आएगा कि बताओ बरखान बालों का स्तूप कहां कहां देखने को मिलते हैं? तो ये सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में देखने को मिलते हैं। और कहां बताओ? देशनौ का लोणकरसन में, भालेरी चूरू में, ओसिया में और शेखावटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, चौथे नंबर पे बालू का स्तूप है, वो है आपका नेटवर्क बालू का स्तूप। कौन सा बताओ? नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क का मतलब होता है, आपको पता है, जाल। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जाल। और नेटवर्कों का नेटवर्क किसे बोलते हैं? इंटरनेट को। तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जाल। इसमें इस प्रकार के बालू का स्तूप, एक बालू का स्तूप दूसरे बालू का स्तूप से इंटरलिंक होता है। एक बालू का स्तूप दूसरे बालू का स्तूप से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है, इंटरलिंक रहता है। तो एक बालू का स्तूप दूसरे बालू का से इंटरलिंक होता है, उसे बोलते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। और ये कहां देखने को मिलते हैं? तो ये राजस्थान में कहां देखने को मिलते हैं? तो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में। राजस्थान के कौन से बताओ? उत्तरी पूर्वी भाग में देखने को मिलते हैं। और वे भाग जो हरियाणा से क्या लगाता है? सीमा। राजस्थान के ऐसे जिले जो हरियाणा से क्या लगाते हैं? सीमा लगाते हैं, उनमें कौन से बालू का स्तूप पाया जाता है? नेटवर्क बालू का स्तूप पाया जाता है। और हरियाणा से सीमा कौन कौन लगाते हैं? तो हरियाणा से सीमा लगाने वाले जिले देख लीजिए। राजस्थान के 7 जिले हरियाणा से सीमा लगाते हैं। हनुमानगढ़ लगाता है, चूरू लगाता है, उसके बाद झुंझुनू लगाता है, सीकर लगाता है, जयपुर लगाता है, उसके बाद अलवर लगाता है। कौन सा लगाता है? अलवर। तो देख लीजिए, हनुमानगढ़ हो गया, उसके बाद कौन सा? चूरू हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया? आपका झुंझुनू हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया? सीकर हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया? जयपुर हो गया, उसके बाद कौन सा? अलवर, और उसके बाद कौन सा? भरतपुर। तो ये 7 जिले हरियाणा से क्या लगाते हैं? सीमा। और इन्हीं 7 जिलों में कौन सा? नेटवर्क बालू का स्तूप देखने को मिलता है। तो हरियाणा से सीमावर्ती जिलों में कौन सा बालू का स्तूप देखने को मिलता है? नेटवर्क बालू का स्तूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट याद रखना, नेक्स्ट आपका जो 5वें नंबर का है वो है आपका तारा बालू का स्तूप। तारा बोल दीजिए या स्टार बालू का स्तूप। तारा या स्टार बालू का स्तूप। तारा या स्टार बालू का स्तूप, ये इंपॉर्टेंट है। तारा बालू का स्तूप कहां पाया जाता है? लाटी सीरीज में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बताओ? लाटी सीरीज में पाया जाता है। ये जो बालू का स्तूप है कहां पाया जाता है? लाटी सीरीज में पाया जाता है। तो लाटी सीरीज क्या है? आपसे कोई पूछ ले लाटी सीरीज क्या है? बुढ़ापे का सहारा है दोस्तों, बुढ़ापे का सहारा लाठी, वो लाठी नहीं है। लाठी सीरीज क्या है तो मैं बता देता हूं। लाठी सीरीज है कहां? पहले तो जैसलमेर में है। लाठी सीरीज कहां है बताओ? जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर में। और जैसलमेर की भी किस दिशा में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पूछा गया है कि लाठी सीरीज जैसलमेर की किस दिशा में? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या आपसे और कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व में। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। तो यदि आपको सटीक जानकारी है तो जरूर बताएं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि लाठी सीरीज जैसलमेर की किस दिशा में स्थित है, जैसलमेर में भी किस दिशा में स्थित है। अब देखिए लाठी सीरीज है क्या है तो मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूं। ये आपकी मान लीजिए जैसलमेर जिले में पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक, कहां से कहां तक है? पोखरण से लेके कहां तक है? मोहनगढ़। पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक। तो देखिए पोखरण भी कहां है बताओ? जैसलमेर में। पोखरण भी कहां है बताओ? जैसलमेर में। और मोहनगढ़ भी कहां बताओ? जैसलमेर में। मोहनगढ़ भी कहां बताओ? जैसलमेर। तो पोखरण से लेके किसके बीच है? मोहनगढ़ के बीच। पोखरण से लेके मोहनगढ़, तो पोखरण भी जैसलमेर में, मोहनगढ़ भी जैसलमेर में। इसका मतलब लाठी सीरीज कहां है? जैसलमेर में। कितने किलोमीटर लंबी है बताओ? 80 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर बताओ? 80 किलोमीटर लंबी है। और चौड़ी कितनी है? तो 60 किलोमीटर चौड़ी। कितनी बताओ? 60 किलोमीटर चौड़ी है। तो 80 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी क्या है? भूगर्भीय मीठे पानी की जलपट्टी। भूगर्भीय यानी भूगर्भ के अंदर मीठे पानी की जलपट्टी है। भूगर्भ में मीठे पानी की क्या है बताओ? जलपट्टी है। मीठे पानी की जलपट्टी। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि लाठी सीरीज क्या है? तो देखो दोस्तों, जैसलमेर जिले में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच भूगर्भ के अंदर, भूमि के अंदर नीचे मीठे पानी की एक जलपट्टी पाई जाती है। उसी जलपट्टी को क्या बोलते हैं बताओ? लाठी सीरीज कहते हैं। तो लाठी सीरीज कहां है बताओ? जैसलमेर में। ठीक है, क्या है लाठी सीरीज? भूगर्भ में मीठे पानी की क्या बताओ? जलपट्टी है। कहां से कहां तक है? पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक है।
80 किलोमीटर लंबी है और 60 किलोमीटर चौड़ी है। अब देखिए भूगर्भ में मीठा पानी पाया जाता है, तो बताओ ये लाटी सीरीज किसके लिए, बताओ सेवण घास। लाटी सीरीज में कौन सी घास पाई जाती है, सेवण घास पाई जाती है। तो लाटी सीरीज में कौन सी घास, सेवण घास। और सेवण घास का यदि आपसे पूछे वैज्ञानिक बोटनिकल नेम क्या, वानस्पतिक नाम, तो लिसियूरस सिडिकुस, लिसियूरस सिडिकुस नाम है, ये ध्यान रखें। सेवण घास का क्या नाम है बताओ, लिसियूरस, लिसियूरस सिडिकुस, ठीक है, ये इसका बोटनिकल नेम है। याद कैसे रखोगे, सेव खिला दो या तो या लस्सी पिला दो, तो सेव खिला दो या लस्सी पिला दो, तो सेव यानी सेवण और लस्सी से लिसियूरस सिडिकुस ऑप्शन आएगा आपके। और इसको स्थानीय भाषा में लिलोण घास बोलते हैं। कौन सी घास बोलते हैं, लिलोण। सेवण घास को स्थानीय भाषा में लिलोण घास बोलते हैं। और ये प्रोटीन युक्त घास है, कैसी बताओ, प्रोटीन युक्त घास है। और धामण घास होती है, ठीक है, ये यहां नहीं पाई जाती लेकिन जैसलमेर पश्चिम मरुस्थल में पाई जाती है, जो आपको तो दुधारू पशुओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और बात करें गोडाउन का प्रिय भोजन कौन सा है, तो सेवण घास गोडाउन का क्या है, प्रिय भोजन है। और यदि बात करें गोडाउन, तो बताओ गोडाउन का आपसे पूछे कि वैज्ञानिक नाम क्या है, इंग्लिश नाम तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। लेकिन मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, या बोल दिए कि हाल ही में केंद्रीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून और राजस्थान सरकार के सहयोग से गोडाउन को बचाने के लिए कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहां खोला गया है। यदि इसका आंसर आता है कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहां खोला गया है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट चलते हैं, तो सेवण घास के लिए उपयुक्त है कौन सी बताओ, लाटी सीरीज। और यदि बात करें तो लाटी सीरीज में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाटी सीरीज में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। वैसे रॉक फॉस्फेट के लिए कौन सा है, जामर कोटड़ा उदयपुर प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट के लिए जामर कोटड़ा उदयपुर प्रसिद्ध है। और रॉक फॉस्फेट उर्वरक खनिज है, फर्टिलाइजर खनिज है, उर्वरक खनिज की श्रेणी में आता है। लेकिन रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है, लाटी सीरीज में भी पाया जाता है, जैसलमेर में भी पाया जाता है। तो लाटी सीरीज कौन सा खनिज के लिए उपयुक्त है, तो रॉक फॉस्फेट के लिए उपयुक्त है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें लाटी सीरीज जो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच है, इसी में आपको बताया चांदन नलकूप है। लाटी सीरीज में कौन सा नलकूप है बताओ, चांदन नलकूप है। लाटी सीरीज में कौन सा नलकूप है, चांदन नलकूप है। और चांदन नलकूप कहां है बताओ, जैसलमेर की सम तहसील के चांदल गांव में है। जिला कौन सा, जैसलमेर, तहसील कौन सी, सम तहसील, और गांव कौन सा, चांदन गांव है। तो यहां पर चांदन नलकूप है और इसे थार का गड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, थार का गड़ा। तो थार का गड़ा कौन से नलकूप को बोलते हैं, चांदन नलकूप को कहा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताओ थार का गड़ा कौन से नलकूप को कहा जाता है, तो आंसर होगा चांदन नलकूप को कहा जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि थार का गड़ा कौन से नलकूप को कहा जाता है, चांदन नलकूप को कहा जाता है। किस जिले में, जैसलमेर में है, ठीक है, और कौन से गांव में, चांदन गांव में, और कौन सी सीरीज में, लाटी सीरीज में है। अब देखिए लाटी सीरीज जैसलमेर में पाई जाती है, यहां पर सेवण घास भी है। तो बताओ यहां पर पारिस्थितिकी संतुलन, मरुस्थल में वैसे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, मरुस्थल में जैव विविधता ना के बराबर होती है, लेकिन सेवण घास है, भूगर्भ के अंदर मीठे पानी की जलपट्टी है। तो थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इकोलॉजिकल बैलेंस। थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो आंसर होगा लाटी सीरीज। और ये हरी भरी है क्योंकि घास पाई जाती है, सेवण घास, इसे थार का नकलीस्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, थार का नकलीस्थान कहा जाता है, थार का नकलीस्थान, थार का नकलीस्थान कहा जाता है। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इतने क्वेश्चन, इतने फैक्ट आपको यदि लाटी सीरीज के बारे में पता है तो अब आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कितने क्वेश्चन बनेंगे वापस रिपीट कर रहा हूं। तारा बालों का स्तूप कहां मिलते हैं, तो लाटी सीरीज में। तो लाटी सीरीज में कौन सा बालों का स्तूप, तारा। लाटी सीरीज में कौन सी घास, सेवण घास, ठीक है। और लाटी सीरीज में कौन सा खनिज, रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। लाटी सीरीज में ही थार का गड़ा पाया जाता है जिसे बोलते हैं चांदन नलकूप। लाटी सीरीज किस जिले में, जैसलमेर में है, ठीक है। ये बताना कि जैसलमेर की किस दिशा में, आपको कमेंट बॉक्स में। और कहां से कहां तक है, पोखरण से लेके कहां तक है बताओ, मोहनगढ़, पीएम, प्रधानमंत्री वाला पीएम, पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक है। 80 किलोमीटर लंबी है, 60 किलोमीटर चौड़ी है। क्या है लाटी सीरीज, तो भूगर्भ में मीठे पानी की क्या बताओ, जलपट्टी है। और सेवण घास के कारण ये थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कौन से बताओ, लाटी सीरीज, इसलिए थार का नकलीस्थान भी कहा जाता है। थार का क्या कहा जाता है, नकलीस्थान। इतने सारे फैक्ट आपको लाटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कैसा लगा, तो यदि अच्छा लगा तो लाइक करना ना मन, लाइक करना बनता आपका, लाइक करना ना चुके, डबल लाइक ना करें। राहुल सर के प्रति ज्यादा प्रेम के लिए डबल लाइक ना करें, ठीक है, इससे नुकसान हो सकता है। एक सिंगल लाइक ही काफी है।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको फिर बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रेगिस्तान का जलमेल, ये आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बताना, ये तो मैं ही बता दूंगा आपको कि रेगिस्तान का जलमेल किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जलमेल, तो आंसर होगा थार का या रेगिस्तान का जलमेल बाटाडू का कुआं, बाटाडू का कुआं, बाटाडू का कुआं। और ये बाटाडू का कुआं कहां है बताओ? बाड़मेर में। बाटाडू का कुआं कहां है? बाड़मेर में है। ठीक है, किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है, संगमरमर से निर्मित है। अब क्वेश्चन ये बताना आपको कि इस बाटाडुए के कुएं का, इस बाटाडुए के कुएं का निर्माण किसने कराया था? बाटाडुए के कुएं का निर्माण किसने कराया था? यह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब तक तो आपको इतना याद था कि रेगिस्तान का जलमेल किसे कहा जाता? बाटाडू का कुआं। कहां है बताओ? बाड़मेर में। और यह पूर्णतः संगमरमर से निर्मित कुआं है। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि बताओ इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट बालू का स्तूप पढ़ते हैं। नेक्स्ट बालू का स्तूप है आपका 6 नंबर का पैराबोलिक बालू का स्तूप। कौन सा बताओ? पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप, देखिए इसकी आकृति, इस प्रकार के बालू का स्तूप की आकृति किसके समान होती है? हेयरपिन के समान होती है। इस प्रकार के बालू का स्तूप की आकृति किसके समान होती है बताओ? हेयरपिन के समान होती है। और ये संपूर्ण राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? तो संपूर्ण राजस्थान में देखने को मिलते हैं। अब देखिए एक बालू का स्तूप का लास्ट प्रकार है, उससे बोलते हैं सफर काफिज। ये भी ध्यान रखना, ये भी बालू का स्तूप का प्रकार है, सफर काफिज बालू का स्तूप। कौन सा बताओ? सफर काफिज बालू का स्तूप। ये भी बालू का स्तूप का क्या है? प्रकार है। तो हमने देखा बालू का स्तूप 7 प्रकार के होते हैं, कहां पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं, सब पर चर्चा की। अब देखिए एक वर्ड आता है धरियन। क्या था बताओ? धरियन। धरियन का मतलब होता है दोहरे। धरियन का मतलब क्या होता है? दोहरे। जैसलमेर में जो रेत के दोहरे पाए जाते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। तो देखिए जैसलमेर में पाए जाने वाले बालू का स्तूप, जैसलमेर में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो उनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? धरियन बोलते हैं। धरियन का मतलब होता है रेत के दोहरे। तो आपसे कोई पूछे धरियन क्या है, तो जैसलमेर में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। क्या कहता है? धरियन कहा जाता है। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं? जो जोधपुर ऐसा जिला है, जोधपुर ऐसा जिला है जहां सभी प्रकार के आपको बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बालू का स्तूप या मरुस्थलीकरण। तो बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण कौन से महीने में होता है? बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण कौन से महीने में देखने को मिलता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बालू का स्तूप सर्वाधिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन से महीने में जाते हैं? बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण कौन से महीने में देखने को मिलता है? और जब रेगिस्तान एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ता है, बालू का स्तूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का मार्च। जिस प्रकार आप मार्च पास्ट करते हुए आगे बढ़ते हो। अब देखिए एक और नोट लगा के लिख लेना, बेजड़, ये है मिश्रित कृषि। बेजड़ क्या होती है बताओ? मिश्रित कृषि होती है। क्या होती है बताओ? बेजड़ क्या होती है? मिश्रित कृषि। लेकिन आपको यह बताना है कि बेजड़ा क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं बेजड़ा क्या है। करौली में जो पान की खेती की जाती है उसे बेजड़ा कहा जाता है। करौली में पान की खेती की जाती है उसे बेजड़ा कहा जाता है। और बेजड़ क्या है? मिश्रित कृषि। करौली में पान की खेती। तो ये हमने आज क्या देखे? बालू का स्तूपों के प्रकार। क्या देख लिया आपने? बालू का स्तूपों के प्रकार अपने क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं बालू पश्चिम मरुस्थल में 3 प्रकार के वर्ड आप अक्सर देखने को मिलते होंगे। एक नाम सुना होगा आपने रन, इसी को बोलते हैं टाट, इसी को बोलते हैं पलाया। क्या बोलते हैं? पलाया। ठीक है, या इसे बोलते हैं मरो। क्या बोलते हैं? मरो। तो एक नाम सुना होगा रन, टाट, पलाया, मरो। एक वर्ड सुना होगा खड़ीन, एक सुना होगा आपने खड़ीन, और एक नाम सुना होगा बालसन। बालसन, बालसन। ये तीनों अलग अलग है। क्या अंतर है सभी देखेंगे। रन, टाट, पलाया और मरो ये तो एक ही है, लेकिन यदि बात करें खड़ीन अलग है। खड़ीन क्या बताओ? अलग।
तो खड़ीन के बारे में भी जानेंगे और बाल सन क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। इन तीनों के बारे में अभी अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए रन टाट प्लाया मरो क्या है, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए रन टाट या प्लाया क्या है, तो देखिए पश्चिमी मरुस्थल में, कौन से मरुस्थल में देखने को मिलते हैं, पश्चिमी मरुस्थल में। पश्चिमी मरुस्थल में होता क्या है, दो बालू का स्तूप होते हैं। क्या होते हैं बताओ, दो बालू का स्तूप होते हैं। ये मान लीजिए दो बालू का स्तूप है, ये क्या बताओ, दो बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप है, दो बालू का स्तूप। अब देखिए ये भी आपका बालू का स्तूप हो गया, ये भी आपका क्या हो गया बताओ, बालू का स्तूप, दो बालू का स्तूप। बालू का स्तूप, बालू मिट्टी के टीले, दो बालू का स्तूप। इनके मध्य वर्षा काल में, कौन से काल में, वर्षा काल में, वर्षा के सीजन में जब वर्षा होगी तो दो बालू का स्तूप के मध्य आपको पता है पानी आके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, पानी आके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये दो बालू का स्तूप थे, ये दो बालू का स्तूप थे और इनके मध्य खाली जगह थी और उस खाली जगह में वर्षा काल में वर्षा का पानी आया और कुछ दिनों के लिए यहां पर इकट्ठा हो गया। बताओ कुछ दिनों के लिए इकट्ठा हो गया तो बताओ कैसी झील बनी, अस्थायी झील, क्योंकि बाद में कुछ दिनों बाद तो सूख जाता है, सोख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ समय तक क्या बन गई, झील बन गई। दो बालू का स्तूप थे, उनके मध्य खाली जगह थी, उसमें वर्षा काल का पानी आया और इकट्ठा हो गया और कुछ समय तक अस्थायी झील बन गई। उसी अस्थायी झील को क्या बोलते हैं, रन टाट पलाया या मरो कहा जाता है। तो देखिए आपसे पूछेंगे रन और टाट क्या है, तो क्वेश्चन क्या बताओगे, रन और टाट क्या है, तो दो बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झील है, उसे रन या टाट कहा जाता है। कहां देखने को मिलते हैं, किस भौतिक प्रदेश में, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलते हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, इस क्षेत्र में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बताओ यह जल संरक्षण की विधि है, आपके सिलेबस में लिखा होता है जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण की विधि है। बताओ आधुनिक है या परंपरागत, तो ये प्राचीन काल से चली आ रही है। बताओ कृत्रिम है या प्राकृतिक, तो बताओ आपने तो बनाया नहीं, ऑटोमेटिक दो बालू का स्तूप थे, उनके मध्य जल इकट्ठा हो गया, तो प्राकृतिक है। कैसी बताओ, प्राकृतिक। तो परंपरागत जल संरक्षण की, परंपरागत जल संरक्षण की प्राकृतिक विधि है। परंपरागत जल संरक्षण की कैसी है बताओ, प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक विधि है। परंपरागत जल संरक्षण की क्या बताओ, प्राकृतिक विधि है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, कैसी है, परंपरागत है। ठीक है, और कैसी है, कृत्रिम है या प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक है। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे रन और टाट के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया कि रन और टाट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए खड़ीन के बारे में, इनमें अंतर क्या है, तो देखिए पाली के पालीवाल ब्राह्मणों का नाम सुना होगा आपने, पाली के पालीवाल ब्राह्मणों का नाम सुना होगा, जो पाली से कहां गए थे, जैसलमेर आ गए थे और जैसलमेर में आके उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया। जैसलमेर में आके उन्होंने क्या प्रारंभ किया बताओ, खेती करना प्रारंभ किया और उन्होंने एक खेत के दो तरफ तो पक्की ईंटों की दीवार बनाई, दो तरफ तो पक्की ईंटों की दीवार बनाई और एक तरफ उन्होंने क्या करा, कच्ची दीवार बनाई, कच्ची मेड़बंदी की, मिट्टी की कच्ची मेड़बंदी की। दो तरफ तो पक्की ईंटों की है, एक तरफ कच्ची मेड़बंदी, एक तरफ से खेत को क्या छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, एक तरफ से खेत को क्या छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। अब वर्षा के काल में, किस काल में बताओ, वर्षा के काल में जिस तरफ से खेत को खुला छोड़ा है वहां से इस खेत में क्या आएगा बताओ, पानी आएगा और ये खेत पानी से फुल भर जाएगा। जब तक ये खेत पानी से फुल भर जाएगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब और फुल हो जाएगा तो बताओ ये कच्ची वाली दीवार टूट जाएगी और यहां से पानी क्या निकल जाएगा बताओ, बाहर निकल जाएगा, यहां से पानी क्या निकल जाएगा, बाहर। तो देखिए वर्षा काल में इस खेत में क्या पानी भर गया और पानी भरने से कैसी झील बन गई, अस्थायी झील, क्योंकि बाद में तो पानी सूख जाता है, कुछ समय तक रहता है, तो अस्थायी झील बन गई। तो होता क्या है, खड़ीन क्या है, तो पहले तो पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की देन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खड़ीन पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। ठीक है, किसकी देन है बताओ, पाली के कौन सा ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मणों की देन है, पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। दूसरा क्वेश्चन आपका यह बन गया कि बताओ कृत्रिम है या प्राकृतिक है, तो पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाई, उनके खेती करने की एक पद्धति थी, ये कृषि करने की एक पद्धति है, कौन सी, खड़ीन, किसकी देन है, पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। तो बताओ कृत्रिम है या प्राकृतिक, खेत बनाया, खेत के चारों ओर मेड़बंदी की, तो ये बनाई गई है, तो कृत्रिम पद्धति है, कैसी पद्धति है, कृत्रिम है। बताओ जल संरक्षण होता है, हाँ इससे जल संरक्षण होता है, जल का संरक्षण होता है, तो प्राचीन काल से हो रहा है, तो ये जल संरक्षण की कैसी है बताओ, परंपरागत विधि है। जल संरक्षण की कैसी विधि है, परंपरागत। कौन से जिले में देखने को मिलती है, जैसलमेर में देखने को मिलती है। कौन से जिले में, जैसलमेर में देखने को मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, खड़ीन क्या है, तो परंपरागत जल संरक्षण की एक पद्धति है या कृषि की एक पद्धति है जो पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की देन है।
कौन से जिले में देखने को मिलती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर में देखने को मिलती है। और ये परंपरागत है और कैसी विधि है? कृत्रिम पत्ती है, और ये भी पश्चिम मरुस्थल के जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपसे पूछेंगे बाल सन क्या है? बाल सन क्या है? तो आपको बता दें बाल सन क्या है। तो ये मरुस्थल वाले क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती है, ये भी मरुस्थल में मिलती है, ये भी मरुस्थल में, लेकिन ये मरुस्थल में नहीं, ये तो मध्य अरावली प्रदेश में देखती है, ये तो मध्य अरावली प्रदेश में देखने को मिलता है। तो बाल सन क्या है? तो बाल सन अभी बताएंगे, लेकिन कहां मिलती है? ये मध्य अरावली प्रदेश में मिलती है। सेम दो चट्टाने, अरावली प्रदेश है तो वहां बालू का स्तूप तो मिलेंगे नहीं, अरावली में चट्टाने मिलेगी। मान लीजिए दो बड़ी बड़ी चट्टाने, आप कभी माउंट आबू गए होंगे, ठीक है, तो माउंट आबू जाते तो घुमावदार जो आपको तो घाटियां होती है, तो उनके पास में देखा होगा दो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, उसके बीच में खाली जगह होती है, और बारिश के समय में वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, छोटी छोटी झीलें बन जाती है। तो दो चट्टानों के बीच, किसके बीच? दो चट्टानें, ये दो चट्टानें हैं, इनके बीच खाली जगह थी, वहां पर वर्षा का पानी आके क्या हो गया बताओ? इकट्ठा हो गया, और कुछ समय तक वहां पर झील बन गई, ठीक है। जैसे माउंट आबू जाते तो घाटी में छोटी छोटी झीलें देखने को मिलती है, उस झील को बोलते हैं बालसन। क्या बोलते हैं बताओ? बालसन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालसन क्या है? तो दो चट्टानों के बीच वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झील क्या कहलाती है? बालसन। लेकिन दो बालू का स्तूप के मध्य वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झील क्या कहलाती है? रन कहलाती है। क्या कहलाती है? रन। तो रन दो बालू का स्तूप के मध्य है, और बालसन दो चट्टानों के मध्य हैं। ये मरुस्थल में देखने को मिलती है, और ये अरावली वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। और ये भी परंपरागत विधि है, प्राचीन काल से चली आ रही है। तो जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। कृत्रिम है या प्राकृतिक? ऑटोमेटिक दो झीलों के मध्य बन जाती, दो चट्टानों के बीच ऑटोमेटिक झील बन गई, तो ये प्राकृतिक विधि है। कैसी विधि है? प्राकृतिक विधि है। तो हमने तीन वर्ड अलग अलग देखे, रन क्या होता है, खड़ीन क्या होता है, और बालसन क्या होता है, और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने यहां पर देखे। अब देखिए यहां पे यदि अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रन के प्रकार, रन के प्रकार, ये आप स्टार लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछाते हैं। रन के प्रकार, रन के प्रकार। तो देखिए बाप, बाप क्या है? तो बाप जो आपको जोधपुर की एक तहसील है बाप, ठीक है। तो बाप में भी आपको होता है अस्थायी झील बनती है, छोटे छोटी झीलें बनती है, उन्हें बोलते हैं बाप रन। और बाप रन कहां पर है? जोधपुर में है। ये रन के प्रकार हैं, बाप रन। इसी प्रकार थोब रन, थोब रन का है? तो थोब रन बाड़मेर में है। कहां बताओ? बाड़मेर में, ठीक है। इसी प्रकार पड़ीहारा और तालछापर, पड़ीहारा और तालछापर ये भी रन है। तालछापर ये जगह के नाम है सारे के सारे, और वहां पर अस्थायी जिले बनती है, उन्हें बोलते हैं रन। क्या बोलते हैं? रन। तो पड़ीहारा तालछापर रन शेखावटी क्षेत्र, और कौन से जिले में? चूरू जिले में। और चूरू किस में आता है बताओ? शेखावटी जिले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? शेखावटी क्षेत्र में। और कन्नौड़, बरमसर, भाकरी, पोखरण ये भी रन के ही नाम है। किसके नाम है? ये भी रन के ही नाम है। और ये सारे रन कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा बनेगा? वापस रिपीट कर देता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बाप, थोब, पड़ियारा क्या है? तो ये रन के प्रकार है। किसके प्रकार है? रन के प्रकार। बाप रन कहां पाया जाता है? जोधपुर में सम्मिलित करने में आ सकता है। थोब रन कहां पाया जाता है? बाड़मेर में। पड़ियारा और तालछापर रन ये एग्जाम में पूछा गया है, ये कहां पाए जाते हैं? तो चूरू यानी शेखावटी क्षेत्र में। और कन्नौड़, बरमसर, भाकरी और पोखरण ये जैसलमेर में। बकरी वो नागौर वाली बकरी नहीं है, ये भाकरी है। और ये कहां बताओ? जैसलमेर। ये सारे रन के प्रकार हैं। किसके नाम में बताओ? रन के नाम है। तो यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पश्चिम मरुस्थल में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। पश्चिम मरुस्थल में क्या पाई जाती है? खारे पानी की झीलें। पश्चिमी मरुस्थल में क्या पाई जाती है? खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें। और जो खारे पानी की झीलें हैं वो किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम मरुस्थल में जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है वो किसका अवशेष है बताओ? तैतीस सागर का अवशेष है। किसका बताओ? तैतीस सागर का अवशेष है। और देखिए पश्चिम मरुस्थल में जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है, पश्चिम मरुस्थल में जो खारे पानी की झीलें उन्हें बोलते हैं डांड। क्या बोलते हैं? डांड। पश्चिम मरुस्थल में खारे पानी की झीलें हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डांड कहा जाता है। देखिए पश्चिम मरुस्थल में नागौर जिला आता है। कौन सा आता है? नागौर। नागौर में डेगाना और डीडवाना और कुचामन, डेगाना, डीडवाना और कुचामन। इसी प्रकार बाड़मेर में, बाड़मेर में कौन सी है? तो पचभद्रा। बाड़मेर में कौन सी है? पचभद्रा झील है जो खारे पानी की झील है, ठीक है। और बाड़मेर में यदि बात करें तो बाड़मेर में पचभद्रा झील देखने को मिलती है। कौन से बताओ? पचभद्रा झील देखने को मिलती है।
जैसलमेर में कौन सी, तो पोखरण, जैसलमेर में कौन सी, पोखरण, ये खारे पानी की झील है, जैसलमेर में पोखरण। और एक है कावोद, कौन सी बताओ, कावोद, ठीक है, ये भी देखने को मिलती है जैसलमेर में। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ जोधपुर में कौन सी मिलती है, तो जोधपुर में मिलती है फलोदी, कौन सी मिलती है, फलोदी, जोधपुर में कौन सी मिलती है, फलोदी मिलती है। इसी प्रकार यदि बात करें सीकर में, कौन सी बताओ, सीकर में, सीकर में तो आपको पता है कोछोर और रेवासा, कोछोर और रेवासा, कोछोर और रेवासा, कोछोर और रेवासा देखने को मिलती है, ठीक है। तो नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, ठीक है। बीकानेर में कौन सी मिलती है, तो लूणकरणसर, कौन सी मिलती है, लूणकरणसर। ये सारे खारे पानी की झीलें, ज्योग्राफी में अलग से चैप्टर है, झीलें, मीठे पानी की, खारे पानी की, उत्पत्ति के आधार पर, निर्माण के आधार पर, बनावट के आधार पर, वो अलग से देखेंगे। लेकिन जितने भी जैसलमेर, पश्चिम, ये सारे जिले पश्चिम मरुस्थल में आते हैं, और इनमें जो खारे पानी की जिले हैं वो 33 सागर का अवशेष है, और इनको डांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डांड कहा जाता है, ये हमने देखा। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में आपको होता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान आपको होता है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, 1981 में दिया गया था। ये जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में, कौन से जिले में बताओ, जैसलमेर और कौन से जिले में, बाड़मेर जिले में। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल, ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 31 का डबल होता है 62, 31, 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में बताओ कौन सा पक्षी पाया जाता है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन पाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान की यदि बात करें तो यहां पर ओकलवुड फॉसिल पार्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओकलवुड फॉसिल पार्क। फॉसिल पार्क बोल दो या जीवाश्म पार्क बोल दो, फॉसिल पार्क बोल दीजिए या जीवाश्म पार्क बोल दीजिए। तो फॉसिल पार्क या जीवाश्म पार्क कहां है बताओ, राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। किस जिले में, जैसलमेर में पाया जाता है। और यहां 18 करोड़ वर्ष पूर्व के क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले। वन्य जीव अभ्यारण्य में अलग से अपन इसको पढ़ेंगे, अभी मैंने सिर्फ बताया कि ये कहां पाया जाता है, पश्चिम मरुस्थली में। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान से कौन सी नहर गुजरती है, गंग नहर गुजरती है या आईजीएनपी नहर गुजरती है या अन्य कोई यमुना नहर गुजरती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये आपका चैप्टर था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें हमने शुष्क प्रदेश को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन अर्ध शुष्क प्रदेश। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।